हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन इन फंक्शन की बच्चों, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन में कि एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। अब देखिए 2.2 में क्या दिया गया है या 2.2 में हमें क्या पढ़ना है इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब जो बात शुरू होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है। अभी इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम किन्हीं भी दो नंबर्स का, है ना, किन्हीं भी दो नंबर्स का किस प्रकार से, यानी सॉरी किन्हीं भी दो सेटों का किस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर समझे थे हमने। अब हम थोड़ा सा बढ़ कर के आगे चलने वाले हैं और यहाँ बात करने वाले हैं संबंध और फलन की, है ना, रिलेशन एंड फंक्शन की। तो ये संबंध और फलन में यहाँ पर कुछ बातें हमारे सामने आ रही हैं। जैसे एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि संबंध, है ना, इस एक्सरसाइज में हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं संबंध पढ़ाने वाला हूँ जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, है ना, रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन या संबंध, अब जैसे रिलेटिव हम बोलते हैं ना, रिलेशन है किसका किससे रिलेशन। अब जैसे रिलेशन है, मैंने बोला कि रिलेशन हो गया कि जैसे राम श्याम का यदि पुत्र है, राम जो है श्याम का पुत्र है, तो राम और श्याम के बीच में जो संबंध हो रहा है वो बाप बेटे का हो रहा है ना, पिता पुत्र का हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो संबंध पढ़ने वाले की, तो यहाँ पर आपका एक मेन मुद्दा उठ करके आ रहा है कि किसका, है ना, किसका किससे। ठीक है, किसका संबंध किससे, ये तो बात समझ में आ रही है कि किसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर वही समझने वाले हैं कि किसका संबंध किससे होगा। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर मान लेता हूँ कि माना एक सेट है मेरे पास A, तो मैं A इज इक्वल टू, मैंने कहा A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और एक अदर सेट ले लेते हैं B इज इक्वल टू, हमने कहा 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट हो गए। अब हम क्या बोलने वाले हैं कि इन दो सेटों में, अब देखिए रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन क्या क्या निकल सकता है। तो मैंने कहा कि इस फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट का संबंध मैंने बोला इस 4 से सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 4। ठीक है, 1 और 4, देखो यहाँ पर 1 और 4 का संबंध हो गया। यहाँ पर निकल रहा है कि एक का संबंध किससे है, 4 से, मतलब किसका, एक का, किससे, 4 से। इतनी बात समझ में आ गया कि एक का संबंध किससे हो गया, 4 से हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक का संबंध यहाँ 5 से लिख सकते हैं, एक का संबंध 5 से है। फिर सेट ए के इस एलिमेंट का संबंध 6 से भी हो जाएगा कि 1 का 6 से। फिर मैंने कहा कि 2 का 4 से। ठीक है, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का ही 6 से, और 2 का ही 7 से। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार, सॉरी 2 का 7 से कहाँ होगा, 6 तक ही तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 1 से। ठीक है, 3 का 1 से, फिर 3 का 2 से, और 3 का 3 से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखिए इसमें संबंध हुआ कि इस सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ संबंध। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 है, बी का एलिमेंट क्या है, 4 है। तो देखो 1 का संबंध 4 से भी है। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सेट ए के एलिमेंट्स का संबंध सेट बी के एलिमेंट्स के साथ है। ठीक, तो मैंने कहा कि 1 का संबंध 4 से, फिर मैंने बोला कि एक का संबंध किससे, 5 से, एक का संबंध 6 से, फिर 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 2 का संबंध 6 से, फिर 3 का संबंध, देखो 3 का संबंध 1 से 2 से, सॉरी गलत लिख दिया ना हमने यहाँ पर। ठीक है, 3 का जो संबंध हो जाएगा वो किससे है, 4 से है, फिर 3 का 5 से है, और 3 का किससे हो जाएगा, 6 से। ठीक है, ये टर्म हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि सेट ए के, देखो यहाँ पर ऑल, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना, सी को। तो देखो यहाँ पर 1 का 4 से, देखो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 3, सॉरी 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 और 3 6। तो हम ये समझ में आ रहा है कि ये ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी है कि नहीं। हमने पिछली वीडियो में, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इस फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का सेकेंड एलिमेंट्स के एलिमेंट के साथ जो पेयर बन रहा था उसी को तो हम क्या कहते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे, जिसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहे हैं, अब देखिए तब मैं क्या कहने वाला हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ही तो रिलेशन बन रहा है। रिलेशन क्या हो रहा है कि 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ।
तो हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रकार का क्या होता है, रिलेशन होता है। यहाँ पर समझ में आ गई इतनी बात। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप याद रखिएगा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है सबसेट इक्वल, ठीक है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक प्रकार का रिलेशन है, एक प्रकार का रिलेशन हो गया। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसका सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कैसे होगा तो देखते हैं आगे। अब देखिए मैंने कहा, मान के चलिए यहाँ पर क्या टर्म हो रही है कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक रिलेशन है R1, ये R1 एक रिलेशन लेकर के चले हमने। तो R1 इज इक्वल टू क्या हुआ कि ध्यान से देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि एक्स वाई है ना, एक्स का वाई से संबंध है, एक्स का क्या है, वाई से संबंध है। कैसा संबंध है कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, कि वाई इज ग्रेटर देन कितना हो गया, एक्स हो गया। इसको बोलते हैं फॉर ऑल भी बोलते हैं, ओवरऑल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, फॉर ऑल क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू ए एंड वाई इज बिलोंग टू बी, यही तो टर्म होगी। तो फर्स्ट रिलेशन हो गया। तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x किससे बिलोंग करता है, सेट A से, एंड y किससे बिलोंग करता है, सेट B से बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं, तो x देखो और क्या बोलता है कि y इज ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 4, ठीक है। देखो 1 छोटा है, देखो 4 बड़ा है, और ये A 1 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से, एंड 4 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट B से बिलोंग कर रहा है। फिर लिख सकते हैं 1 5, ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 6 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए अब इसी प्रकार से देखो ये 2 छोटा है, 4 बड़ा है, 2 4, ठीक है, ठीक है। ये देखो 2 6 3 4 3 5 3 6, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है, और फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कि नहीं, पूरा का पूरा 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और ये 3 6, ठीक है। अब देखिए इस रिलेशन से हमको ये बात समझ में आ रही है कि रिलेशन ही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और अभी बताया था मैंने कि ये जो रिलेशन है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं मान के चलो दूसरा रिलेशन लेके चलता हूँ कि R2, ठीक है, R2। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट है ना, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना यार। रिलेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन किसका, रिलेशन किससे है, तो रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, है ना। कि हम ये बोल रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन किससे है, सेट बी से है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए R2 की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ कहा कि देखो एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस, देखिए x प्लस 3 हमने कहा, एंड फॉर ऑल x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b। ये बात समझ में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू एक सेकेंड रिलेशन है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ बोला मैंने कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 4 होगा, चलो 4 आ गया। फिर अगर मैंने बोला 2 रखा, देखो 2 रख देते हैं, 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हम 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य रिलेशन लेते हैं R3 इज इक्वल टू, अब देखिए R3 की बात कर रहे हैं हम, तो R3 इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट, क्या हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इज फॉर ऑल x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b, यही तो टर्म होगा, ठीक है। तो मैं कहा कि R3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम बोले कि x की वैल्यू यदि 1 रखे, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, यदि 2 रखे तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यदि हम 3 रखते हैं तो देखो x की वैल्यू 3 हो गई ना, तो 3 एंड 4 7, जबकि यहाँ पर 7 है क्या, नहीं है, तो ये हमने रॉन्ग लिख दिया। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास R3। इसी प्रकार से और एक रिलेशन देखते हैं R4 इज इक्वल टू कितना होगा, अगर R4 की बात करें तो x कॉमा वाई सच दैट, मैं भी आपको ये रिलेशन बता रहा हूँ
वेरिएशन, रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, अब रिलेशन कितने होंगे वो भी बाद में बताएंगे कि रिलेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो R4 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, अब हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन y, फॉर ऑल x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 इज इक्वल टू क्या x y से बड़ा है, क्या x यहाँ पर a सेट a के एलिमेंट क्या सेट b के एलिमेंट से बड़े हैं, नहीं है, तो दिस इज 5। तो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि रिलेशन निकल के कहाँ से आ रहे हैं, तो रिलेशन निकल के कहाँ से आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशन है। दूसरी बात कि जब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑल रिलेशन है, जो ऑल रिलेशन है वही क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो हमको एक बात यहाँ समझ में आ गई कि हमने ये कह सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखो दिख रहा है R1 के एवरी एलिमेंट A क्रॉस B में है। फिर हम कह सकते हैं कि R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कैसे होगा, देखो R2 के एवरी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, A क्रॉस B में है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि R4 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब हमें एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि ऑल रिलेशन A क्रॉस B के सबसेट है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो रहे हैं रिलेशन, ठीक। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तब देखिए हम इसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये रिलेशन तो निकल के सबसेट है, तब आपको यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अब किसकी बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। किसका डेफिनेशन, किस प्रकार समझेंगे, डेफिनेशन भी तो समझना पड़ेगा। अभी हमने आपको सिर्फ एक सेट लिए, ए और बी दो सेट लिए, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए और कुछ रिलेशन बताए। तो मैं जितनी भी मेरी क्लास में आपको एक चीज़ दिखेगी, पहले हम किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली समझेंगे, फिर उसकी हम एनसीईआरटी से क्या लेंगे, डेफिनेशन लेंगे और उस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हम बुक से ही ले लेते हैं, देख लीजिए ये आपके सामने एनसीईआरटी बुक है 11th की। इसका हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से डेफिनेशन लेते हैं रिलेशन की। क्या है रिलेशन की डेफिनेशन, ठीक। पर्टिकुलर सभी चीज़ को याद रखिएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या कहता है, रिलेशन यानी कि किसके संबंध की डेफिनेशन है ये, संबंध क्या दिया गया, संबंध की डेफिनेशन किसी अरिक्त समुच्चय ए से, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब
कहलाता। ठीक है, तो क्या कहा डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। कहता है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, ठीक है, अरिक्त समुच्चय मतलब नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, अरिक्त मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि सेट ए और सेट बी में एलिमेंट होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या हो रहा है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अरिक्त समुच्चय बी में संबंध रिलेशन है ना, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। तो मैंने ये जितने रिलेशन आपको यहाँ बताया हूँ, ये रिलेशन देख लीजिए, यहाँ नीचे लिखे हुए हैं कि रिलेशन R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R3 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और R4 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब हमने कहा कि यहाँ जो रिलेशन है वो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के कार्तीय युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। क्या बोला कि यह उपसमुच्चय निकाले, मान के चलिए R1, यह जो उपसमुच्चय, ये जो R1 निकाले ना हमने, तो ये जो R1 है ही यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों, ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म, ये दिख रहे हैं क्रमित युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि मान के चलो, ये कौन सा वाला थर्ड वाला रिलेशन हमने बताया था ना, ये थर्ड वाला रिलेशन कि R3 इज इक्वल टू एक्स वाई इज सबसेट ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 4 फॉर ऑल x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b। यही तो बताया था मैंने रिलेशन। तो क्या हो रहा है इस रिलेशन में कि यही तो बात कहा कि यहाँ पर जो रिलेशन है या उपसमुच्चय है ना, देखो यह उपसमुच्चय जो रिलेशन को ही उपसमुच्चय कहते, तो यही उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के कार्तीय युग्म। अब ए क्रॉस बी R3 इज इक्वल टू, हमने यहाँ निकाल लेते हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कोई हो नहीं सकते। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म, ये ए क्रॉस बी के ही तो क्रमित युग्म है, देख लीजिए 1 5 और ये 2 6 दिख रहे हैं आपको, 1 5 और 2 6, ये ए क्रॉस बी के ही क्या है, क्रमित युग्म है कि प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से ही क्या होता है, एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। अब देखो संबंध क्या है कि ये जो 1 है, ये 1 है और 5 में क्या संबंध है कि अगर इस 1 में मैं 4 ऐड करता हूँ तो 5 आता है, इस 2 में मैं 4 ऐड करता हूँ तो 6 आता है, यही तो संबंध है, ठीक है। अब क्या कहता है कि द्वितीय प्रतिबिंब है ना, ये देखो द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। इस बात को मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, प्रतिबिंब क्या होता है ना। तो यहाँ पर फिर भी हम बात कर लेते हैं कि ये जो द्वितीय घटक होता है, ये द्वितीय घटक जो है वो प्रथम घटक का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, और जो प्रथम घटक होता है वो द्वितीय घटक का क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। ये साधारण सी बात अभी मैंने बता के रखा हूँ, बाकी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर डेफिनेशन से, है ना, डेफिनेशन से समझ में आ रही है कि हमने क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसको आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कुछ बातें, जैसे प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, परिसर, सहप्रांत, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप और तीर आरेख, ठीक है बच्चों। तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इसको मिटाया नहीं, उसको जैसा का वैसा रहने दिया हूँ, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम अभी इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या है वो देखते हैं हम। मान के चलिए मैं यहाँ पर रिलेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। रिलेशन क्या दिया गया हमारे पास, R2 इज इक्वल टू, हमने निकाला था यहाँ पर 1 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 3 6, यही तो निकाला था। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज, पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर ये 4 जो होता है वो 1 की इमेज होता है, वह किसकी इमेज होता है, 1 की इमेज होता है। तो ये हम यहाँ पर मैं बड़े रूप में लिखता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 और ये 4, तो ये क्या हो गया, ये है इमेज, ये है इमेज, है ना।
ये इमेज है, इमेज 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 किसकी इमेज है? ये 1 की इमेज है ना, इमेज ऑफ 1, ये 1 की इमेज हो गई। और इसको बोलते हैं प्री इमेज, है ना, प्री इमेज ऑफ 4, ये प्री इमेज ऑफ 4। तो देखो ये होती है प्री इमेज, किसकी प्री इमेज? 4 की, और ये होती है इमेज किसकी? 1 की। मतलब जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट उसी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है, ठीक है। और उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज कहलाता है। इतनी बात याद रखना है आपको। इमेज क्या होती है? इमेज मतलब देखो, इमेज का मतलब हो रहा है जैसे मान के चलो हमने क्या रखे, मिरर रखे हुए हैं सामने, और अगर 1 को रख रहे हैं तो उस मिरर में हमको क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही? मतलब 1 की इमेज 4, 4 की प्री इमेज 1। इसी प्रकार से 2 की इमेज 5, 5 की प्री इमेज 2, फिर 3 की इमेज 6 और 6 की प्री इमेज 3। इसका मतलब एक बात याद रखनी है कि आपके पास किसी भी रिलेशन में यदि ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं तो उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, है ना, सेकेंड एलिमेंट ही क्या कहलाएगा? फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का क्या कहलाएगा? प्री इमेज कहलाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। तो ये आपको इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया होगा, यानी प्रतिबिंब और प्रू प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रांत। प्रांत क्या होता है? तो प्रांत में हम एक ही बात कहेंगे कि किसी भी रिलेशन का, है ना, प्रांत समझना ध्यान से, है ना। ये मैं प्रांत बता देता हूँ यहाँ पर कि प्रांत क्या हो रहा है। इमेज और प्री इमेज तो क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं प्रांत की। तो प्रांत क्या होता है कि किसी भी रिलेशन का, है ना, किसी भी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, है ना, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का, है ना, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? आपका रेंज, क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि रिलेशन, है ना, रिलेशन ये जो R1 है, रिलेशन R1 का अगर मैं प्रांत की बात करूं तो क्या हो जाएगा? प्रांत, है ना, किसका? R1 का प्रांत, है ना, यहाँ लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? हम ये बोल सकते हैं R1 का प्रांत इज इक्वल टू, अगर R1 के प्रांत की बात करें, देखो यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा है आपको? तो देखो फर्स्ट एलिमेंट के इस ऑर्डर पेयर का 1 है, तो हमने कहा 1, फिर क्या है? 1 है, चलो छोड़ो 1 बार नहीं लिखना है। ये 2 है, चलो 2, फिर 2 दिखाई, ये क्या है? 3 है। मतलब क्या हो गया? देखो R1 का निकाले। इसी प्रकार से R2 की बात करेंगे, R2 का प्रांत क्या हो जाएगा? तो R2 का प्रांत देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, तो हो गया 1 है, 2 है, 3 हो गया। उसके बाद R3 का प्रांत निकालेंगे, तो R3 का प्रांत क्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हो गया 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसी प्रकार से R4 का प्रांत निकालेंगे, तो R4 का प्रांत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, मतलब 5 हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। जब यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या हुआ कि R1 का प्रांत, मतलब देखो सिंपल सी बात है, प्रांत की, ये प्रांत को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन आपको याद रखना है, डोमेन के एलिमेंट मतलब किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर, है ना, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन का एलिमेंट कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार से मैंने बता भी दिया आपको कि यहाँ पर अगर फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन दिया, ये इस फर्स्ट रिलेशन का देखो, इस फर्स्ट रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर जितने भी दिख रहे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देख लो, 1 1 1, मतलब 1 को एक ही बार लिखेंगे, 2 2 2 तो 2 लिखे, 3 3 3 मतलब 3 लिखे। क्लियर हो गया। रिलेशन 2 की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 दिख रहा है, देखो 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट लिखे 1 2 3। रिलेशन R3 की बात कर रहे हैं तो 1 और 2 ही दिख रहा है, तो 1 और 2 लिखे। लेकिन रिलेशन R4 की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें देखो देखो यहाँ पर तो कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसके अगर हम ऑर्डर्ड पे रेंज की बात करें, डोमेन की बात करें, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ डोमेन के बाद प्रांत की, किसकी? डोमेन के बाद हम परिसर की बात करते हैं, परिसर, जिसको हम कहते हैं रेंज, है ना, रेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब रेंज क्या होता है? तो सुनो, रेंज क्या होता है कि किसी भी रिलेशन के, है ना, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट
किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर, मैंने रिलेशन इसलिए रखा हूँ क्योंकि इन्हीं रिलेशन से आपको समझा रहा हूँ सभी चीज़ें, है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो R1 का परिसर, तो R1 का परिसर निकालेंगे तो R1 का परिसर देख लो 4 5 6 4 5 6 4 5 6, मतलब 4 5 और 6 ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैंने बोला कि R2 का परिसर, तो R2 का परिसर देख लो क्या क्या दिख रहा है आपको, 4 5 और 6, तो क्या हो गया 4 5 और 6, ठीक है। तीसरी बात कि अगर R3 के परिसर की बात करें हम, तो कितना हो जाएगा, R3 का परिसर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 5 और 6 दिख रहा है सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, तो हम बोल देंगे 5 और 6। उसके बाद R4 के परिसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा R4 के परिसर के लिए, तो देखिए कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम। अब मैं बात करता हूँ, हमने प्रांत भी देख लिए, परिसर भी देख लिए, अब हम बात करते हैं सह प्रांत, जिसको हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं, सह प्रांत, जिसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कोडोमेन क्या होता है, किसी भी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, किसी भी हम रिलेशन की बात करते हैं और वो रिलेशन किन दो सेटों से मिलकर के बना है, ये बात करना है। तो देखो अब देखिए यहाँ पर जितने भी रिलेशन निकल रहे हैं वो सेट ए और सेट बी से मिलकर के बने हुए हैं। तो यहाँ का जो सेकंड सेट होता है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेकंड सेट होता है, इस सेकंड सेट के ही एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आपके कोडोमेन कहलाते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं। तो कोडोमेन के एलिमेंट की अगर बात करूँ मैं सीधे, तो कोडोमेन का एलिमेंट क्या हो जाएगा, कोडोमेन का एलिमेंट इज इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट, है ना। क्या हो जाएगा, कोडोमेन यानी सह प्रांत इज इक्वल टू सेट यानी सम बी के अवयव। ये तो बोलेंगे कि जो कोडोमेन होता है ना, कोडोमेन जो होता है वो सेट बी, है ना, जो सेकंड सेट होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड सेट होता है, उस सेकंड सेट के ईच एलिमेंट प्रत्येक अवयव ही क्या कहलाते हैं, आपके सह डोमेन कहलाते हैं, यानी सह प्रांत कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो मैंने समुच्चय निर्माण रूप पहले ही बता दिया हूँ। समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं, समुच्चय को बनाने वाला। तो यहाँ रिलेशन में देख लो, ये पहला वाला दिख रहा है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये रोस्टर रूप है। ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये रोस्टर रूप है। ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये रोस्टर रूप है। ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये रोस्टर रूप है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप बता दिया हूँ मैंने आपको। उसके बाद हम बात करते हैं तीर आरेख की। अब तीर आरेख क्या है, तो तीर आरेख देखते हैं, हम बात करते हैं। चलो रिलेशन फर्स्ट से, मैं फर्स्ट रिलेशन के लिए तीर आरेख बना रहा हूँ। ये फर्स्ट रिलेशन के लिए R1 के लिए है, ये R2 के लिए है, R3 के लिए है, ये R4 के लिए है, ठीक है। अब देखिए क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या बात करना है, रिलेशन देखो, फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ। तो मैंने कहा 1 की इमेज क्या निकली, 4 निकला। फिर 1 की इमेज 5 है, चलो 1 की इमेज 5। फिर 1 की इमेज 6 है, तो 1 की इमेज 6, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात 2 की इमेज की बात करते हैं। तो 2 की इमेज 4 दिख रही है आपको, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 दिख रही है, 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 6 दिख रही है, तो 2 की इमेज 6। उसके पश्चात हम बात करते हैं 3 की इमेज की। तो 3 की इमेज 4 दिख रही है आपको, तो 3 की इमेज 4 हो गई। 3 की इमेज 5 दिख रही है, 3 की इमेज 5 हो गई। 3 की इमेज 6 दिख रही है, 3 की इमेज 6, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड R2 रिलेशन में क्या कहा है, 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 4, चलो। फिर 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, तो 3 की इमेज 6, ठीक है। उसके बाद R3 रिलेशन में देख लीजिए 1 की रिलेशन यानी 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 5, फिर 2 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 6 हो गई। फिर
जो अगर देखो R4 में यहाँ पर तो कोई ऑर्डर्ड पेयर फाइंड ही नहीं हो रहे, कोई मैपिंग ही नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या कर दिए, इसको खुला छोड़ दिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तीर आरेख, या हम इसको एरो डायग्राम भी कहते हैं। आपको एक बात याद रखनी है। तो आशा करता हूँ कि सभी चीज़ क्लियर हो गई होगी, सभी चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, मेरे को एक बात यहाँ याद आ रही है, मैंने वे आपके पास सामने क्या बताया हूँ, एरो डायग्राम बताया हूँ। तो इस एरो डायग्राम से मुझे एक बात याद आ रही है, वो बात क्या है, चलो हम बात करते हैं। ठीक, तो कहना क्या है यहाँ पर, आप ध्यान से समझिएगा। एरो डायग्राम से मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ आपका प्रांत, परिसर और सहप्रांत। इसका मतलब मैं आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन तीनों चीज़ों को वेन डायग्राम के माध्यम से भी सरल तरीके से और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या है, वेन डायग्राम में आप देखेंगे तो ये सेट फर्स्ट है, ये ए है, बी है, ए है, बी है, ए बी, ए बी। तो आप एक बात ये नोट करेंगे यहाँ पर कि इस सेट में, देखो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स का यूज, जितने भी एलिमेंट्स की इमेज, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स की इमेज इस सेट बी में बन रही होगी, तो मतलब वही क्या होंगे यहाँ पर, वो क्या होंगे बताओ जल्दी से, वो होंगे डोमेन के एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो डोमेन के एलिमेंट 1 2 3, तो 1 2 3 आया था। इसमें भी देखो 1 2 3, देखो इसके भी इमेज बन रही है, इसकी भी इमेज बन रही है, इसकी भी इमेज बन रही है, मतलब 1 2 3 दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखो 1 और 2 की इमेज ही 5 और 6 बन रही, तो 1 और 2 ही यहाँ पर क्या हो गया, R3 का प्रांत हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पर कि 1 2 3, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट की इमेज बन ही नहीं रही है ना, बन नहीं रही है, तो मतलब यहाँ पर इम्प्टी था। और देखो यहाँ पर 3 की इमेज नहीं बन रही थी, इसलिए 3 छूट चुका था। समझ में आया? मतलब अगर हम वेन डायग्राम के हिसाब से भी देखें तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट सेट के वे ही एलिमेंट है ना, वे ही एलिमेंट क्या हो रहे हैं बताओ, रेंज के एलिमेंट, यानी कि सॉरी क्या हो रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं, जिसकी इमेज बन रही है, जिसकी इमेज बन रही है। और जिसकी इमेज नहीं बन रही है मतलब वो डोमेन के एलिमेंट नहीं है। अब बात करने वाले हम रेंज। रेंज क्या हो रही है, रेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर सेकेंड जो सेट है, उस सेकेंड सेट में जितने एलिमेंट, यानी जो भी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं यहाँ किसी भी एलिमेंट के, वही क्या होंगे, रेंज होंगे, रेंज के एलिमेंट होंगे। देखो 4 5 6 यहाँ पर सभी एलिमेंट्स किसी न किसी के प्रतिबिंब है, मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा यहाँ पर रेंज के एलिमेंट है। यहाँ पर देखो 4 5 6, देखो 4 1 का इमेज है, 5 2 का इमेज है और 6 3 का इमेज है, मतलब ये भी रेंज के एलिमेंट देख लीजिए, ये दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 दिख रहा है कि किसी का, नहीं तो 4 हट गया, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यस, तो देखो 5 और 6 हो गया। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट किसी अन्य एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होंगी, रेंज नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी रेंज के एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने इसके माध्यम से भी आपको रेंज वगैरह सब बता दिया हूँ। इसके पश्चात हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो